सो हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर, ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर की हल्की सी रिकैप ले लेते हैं। ओके, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो हमारा ये इस चैप्टर का जो हमारा मेन टॉपिक है मैटर। ओके, मैटर के बारे में हमने पढ़ा था कि मैटर यूजुअली क्या होता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ओके, सो एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें मैटर के अंतर्गत आती हैं। ओके, यानी कि हर वो चीज़ जिसके पास अपना साइज़ है, कलर है, टेक्सचर है, एवरीथिंग इट कम्स इन मैटर। ओके, वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी मैटर के अंतर्गत आती हैं। ओके, मैटर जो होता है, हमने यूजुअली बोला था कि मैटर is a thing which contain mass and volume, यानी कि मैटर जो होती है कोई भी वो चीज़ जिसके पास अपना मास है, अपनी वॉल्यूम है, वो आपकी मैटर हो जाती है। ठीक है, मैटर जो है, हमारे जो पुराने फिलोसोफर हुए हैं इंडियन, उन्होंने क्या बोला था? मैटर को पंच तत्व में बांट दिया था। मैटर को उन्होंने पंच तत्व में बांट दिया था। पंच तत्व में आपके कौन कौन से आ रहे थे? एक हवा यानी कि एयर, अर्थ यानी कि हमारी भूमि अर्थ, फायर यानी कि अग्नि, और क्या था? वाटर यानी कि हमारा पानी, और क्या था? स्पेस यानी कि हमारा अंतरिक्ष। तो इन चीज़ों को जो है उन्होंने पंच तत्व के अंतर्गत रखा था, और उनका कहना था कि कोई भी चीज़ जो कि आपकी नॉन लिविंग है या फिर वो लिविंग है, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सारी ही चीज़ें जो हैं वो इन पंच तत्व की बनी होती हैं। यानी कि उनके हिसाब से हमारी बॉडी में एयर भी प्रेजेंट है, अर्थ भी प्रेजेंट है, फायर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, एंड स्पेस भी प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो हैं, ये हमारी फ़िलासफ़ी थी, हमारी जो अर्ली इंडियन फ़िलासफ़र्स हुए हैं। ओके, देन क्या हुआ कि साइंस ने तरक्की की और मॉडर्न साइंटिस्ट जो हुए हैं उन्होंने जो है मैटर को उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करा, एंड देन उन्होंने जो है इसको डिफरेंट स्टेट्स में एंड फेजेस में बांटा, जिससे क्या है कि हमारे लिए किसी भी चीज़ की, किसी भी मैटर के बारे में स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, और हम उसको आज डिटेल में स्टडी कर पाते हैं, एंड उसकी जो डिटेल्स हैं, जो भी उसकी इंफॉर्मेशंस हैं, उसको हम इकट्ठा करके रख पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं। ओके, और क्या हुआ था कि जो मैटर है, मैटर क्या फ़िज़िकल नेचर हमने पढ़ा था, मैटर का हमने फ़िज़िकल नेचर भी पढ़ा था। फ़िज़िकल नेचर, तो फ़िज़िकल नेचर क्या था मैटर का कि ये जो होता है एक तो पार्टिकल्स का बना होता है। ओके, पार्टिकल्स का बना होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज़ होते हैं। ओके, एंड ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, मूवेबल होते हैं, मूव करते रहते हैं। इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती, क्योंकि अगर ये मूव कर रहे हैं इसका मतलब है ना कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, यानी कि जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है, जिससे क्या होता है कि इसका मोशन इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, सो ये आपका टेम्परेचर एंड इसके मोशन के बीच में एक रिलेशन होता है। ओके, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एंड इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि इनको जो है एक दूसरे से बांधे रखता है, जोड़े रखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप को मेंटेन करके रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो इधर उधर फैल जाएंगे और वो किसी भी शेप में नहीं बचेंगे। ओके, एंड देखिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरमिक्स विद ईच अदर, इंटरमिक्स विद ईच अदर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। इस चीज़ को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। ये सारा याद रहे, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आई इंसिस्ट कि आप जाकर के पहले लेक्चर 1 देखें फिर आइए। ओके, सो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये क्विक रिकैप समाप्त होता है और हम हमारा आज का चैप्टर देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं।
इस चैप्टर में आगे। ओके, तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर का चैप्टर फ्लो देख लेते हैं। चैप्टर फ्लो कि आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। ओके, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट चेंज के बारे में, स्टेट चेंज के बारे में। ओके, यानी कि स्टेट जो होती हैं उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स होती हैं। तो ये हमारे आज के मेन 2 टॉपिक्स रहेंगे आज के लेक्चर के लिए। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम अपनी फर्स्ट हेडिंग डालते हैं आज के लेक्चर की, जो कि है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो देखिए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वो सारी ही चीज़ें जो हैं मैटर का ही रूप हैं, किसी न किसी प्रकार से वो मैटर का ही रूप हैं। ओके, यानी कि जो भी चीज़ फंक्शन कर सकती है, जो भी चीज़ हमें कोई काम प्रोडक्टिविटी के साथ दे रही है, जो भी काम हम किसी भी चीज़ की सहायता से करते हैं, यानी कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, जो भी पेन से आप लिख रहे हैं, जो भी आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे ही जो हैं मैटर का ही एक एक रूप हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे आप जब बुक देखते हैं तो बुक आपको ठोस मालूम पड़ती है, हार्ड मालूम पड़ती है, बट जब आप पानी पीते हैं वो एकदम गीला गीला होता है, वो एकदम तरल अवस्था में होता है। एंड जो हम सांस लेते हैं, जो हम हवा सांस के रूप में लेते हैं, वो तो हमें दिखाई भी नहीं देती, उसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर हवा का झोंका हमारे मुंह पर या बॉडी पर लगता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हवा चल रही है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो मैटर के ही अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। ओके, ये मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, द्रव्य की अवस्थाएं। ओके, सो बेसिकली अगर बात करी जाए तो द्रव्य जो होता है, यानी कि हमारा जो मैटर होता है, इट हैज़ 3 स्टेट्स। ओके, मैटर यूजुअली कंटेन्स 3 स्टेट्स। Matter usually have 3 states. Okay, 3 states. अब ये 3 states कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली हमारी आ जाती है सॉलिड स्टेट। सेकेंड नंबर पर हमारी आती है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। एंड फोर्थ में हमारी आ जाती है गैसियस स्टेट, राइट। तो जैसे हम बुक्स को हम उठाते हैं, हम पढ़ते हैं उसको, तो वो हमें ठोस मालूम होती है, सॉलिड मालूम होती है, राइट। और जब हम जैसे पानी पी रहे हैं तो पानी में अगर हम उंगली डालते हैं तो हमारी उंगली अंदर तक चली जाती है, बट जब हम बुक में उंगली डालते हैं तो उंगली हमारी ऊपर ही रहती है, बस हम इनफैक्ट हम बुक को दबा भी नहीं पाते हैं उंगली से। ओके, सो बुक जो है वो हमारी ठोस है, मजबूत है। बट वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है उसमें वाटर इतना मजबूत नहीं है। ओके, एंड गैसियस की बात करते हैं तो गैसियस स्टेट जो होती है उसको ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं। जैसे कि आप हवा महसूस कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, बट आप उसको देख नहीं सकते हैं कि हवा किस कलर की होती है। हवा जो है वो टच करते हैं तो कैसी होती है, स्मूथ होती है, खुरदुरी होती है, कैसी होती है। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के साथ। ओके, सो आज हम जो हैं इन स्टेट्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहली स्टेट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी सॉलिड स्टेट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट हेडिंग विच इज़ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो बुक्स वगैरह में दी होती है। ओके, फिर हम इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, सीखेंगे। ओके,
So the solid state is a state of matter, which have a definite shape, and boundaries. One second. Definite shape and boundaries, and fixed volume. ओके, सो अब आइए हम इस डेफिनेशन को देखते हैं कि ये किस तरीके से लागू होती है, किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। ओके, सो आइए हम इसको फिर से देखते हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं। इसमें कहा गया है कि द सॉलिड स्टेट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव अ डेफिनेट शेप। अब देखिए, हम यहाँ पर एक ही अपना वो एग्जाम्पल लेंगे जो कि है हमारा बुक्स। ओके, बुक्स की अगर हम बात करें, हाँ, तो बुक्स जो होते हैं, हमने देखा है कि जैसे अगर आपकी बुक जो है वो आपकी इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में होती है, यही शेप होती है ना बुक की, तो ये आपकी जो है रेक्टेंगल शेप में होती है। तो बुक जो है वो आपकी, जिस दिन आप इसको परचेज़ करते हैं और आप अपनी बुक को डेली पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको रख देते हैं, फिर उठाते हैं, तो डेली जो है वो आपको इसी शेप में मिलती है, राइट। सो बुक जो है वो अपनी एक डेफिनेट शेप मेंटेन करके रख रही है। ओके, सो ये है कि जो सॉलिड होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। अब बाउंड्रीज़ की बात कर लें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक जो है वो अपनी शेप मेंटेन करके रख रही है। अब देखिए, मान लिया कि ये जो है आपकी बुक जो है वो आपकी रेक्टेंगल शेप में है, मान लिया कि वो आपकी रेक्टेंगल शेप में है, बट मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, आपको पता चला कि आपने इसको आज बाई करा है, ठीक है, आप इसको घर लेकर आए, आपने जो है अपनी अलमारी में इसको रख दिया कि कल सुबह से पढ़ूंगा, ठीक है। बट हुआ क्या, जब आपने इसको नेक्स्ट डे उठाया तो क्या आपको ये इतनी छोटी मिली? क्या ये आपको इतनी छोटी मिली? नहीं ना। बुक जो है आप जिस टाइप से जितनी बड़ी ख़रीदते हैं उतनी ही बड़ी होती है ना। हालांकि देखा जाए तो रेक्टेंगल ये भी है एंड रेक्टेंगुलर शेप में ये भी है, बट हम यहाँ पर साइज़ की बात कर रहे हैं। तो यानी कि बुक जो है वो अपनी इन बाउंड्रीज़ के अंदर ही रहती है, जो उसकी शेप है, जो उसको साइज़ दिया गया है, वो अपने उसी साइज़ को मेंटेन रखती है, अपनी जो बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं उसकी, उन बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके रखती है। ओके, अब यहाँ पर एक बात आ जाती है फिक्स्ड वॉल्यूम की। अब मान वही बात है बुक वाली कि आपने मान लीजिए बुक ली, तो बुक जो है आपने ली, उसका मान लीजिए कुछ प्रॉपर वेट होगा, आपने जो है उस प्रॉपर वेट के हिसाब से बुक ख़रीदी होगी। अब एक बात बताइए, क्या वो बुक का जो वेट है वो आपका डेली बेसिस पे चेंज होता है? वेट है तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो वो घेर ही रही है ना। आप इसको टेबल पे आपने मान लीजिए इस तरीके से रख दिया, ओके, टेबल पे आपने जो है बुक को इस तरीके से रख दिया, ये आपकी टेबल है। अब क्या ऐसा हुआ कि अगले दिन जब आपने ये बुक उठा के फिर से टेबल पे रखी वो इतनी बड़ी हो गई? नहीं ना, वो सेम ही वॉल्यूम जो है गैदर कर रही है। ओके, सो सेम वॉल्यूम गैदर कर रही है, यानी कि बुक जो है उसने अपनी एक वॉल्यूम को फिक्स कर रखा है, वो उसको चेंज नहीं कर रही है। तो यही जो है हमारी जो सॉलिड्स होते हैं, इनकी यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो अपना शेप को, बाउंड्रीज़ को एंड वॉल्यूम को फिक्स करके रखते हैं, राइट। अब यही है, एग्जांपल्स में आपके बुक्स आ जाते हैं एंड आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बुक हो गया, पेन हो गया एंड एनीथिंग लाइक स्टोन एंड देखिए, जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो यूजुअली अपनी शेप को, साइज़ को, वॉल्यूम को डेफिनेट करके रखते हैं, फिक्स रखते हैं। ओके, जब तक कि उन पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया गया हो। ओके, सो सॉलिड्स के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ओके,
सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते जाएंगे, उनके थ्रू आपको पॉइंट समझाते जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम रबर की बात करते हैं। ओके, लोग रबर की बात बाद में करते हैं, पहले हम एक चीज़ ये लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, दीज छोड़िए, सॉलिड्स कैन मेंटेन their shape, so these are called रिजिड। अब हम किसको कहते हैं? रिजिड हम उसको बोलते हैं जो कि कोई भी चीज़ रिजिड तब बोली जाती है जब वो अपना शेप, अपना साइज़ चेंज नहीं करती है, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करा जा रहा है। ओके, सो उसको जो है हम रिजिड बोलते हैं। यहाँ पर इस टर्म को आप ध्यान में रखें कि रिजिड क्या होता है वर्ड। ओके, अब सेकेंड में हम बात करते हैं रबर के बारे में कि आखिर ये रबर, अब देखिए रबर जो होती है, हमने देखा है कि रबर आपको एक नॉर्मल शेप में आपके पास होती है। आप जब उसको खींचते हैं, रबर बैंड की बात करते हैं, तो जब आप उसको खींचते हैं तो वो एकदम बढ़ता चला जाता है, राइट, एकदम इंक्रीज़ होता जाएगा उसका साइज़। तो क्या होता है, तो अब क्या हम यहाँ पर ये बोलें कि रबर बैंड जो है वो सॉलिड नहीं है क्योंकि वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, वो अपना साइज़ चेंज कर रहा है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रबर बैंड जो है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना साइज़ चेंज कर रहा है, बट जैसे ही हम वो फोर्स हटा रहे हैं तो वो अपनी पहले वाली स्टेट में, बिफोर वाली स्टेट में वापस आ रहा है। ओके, तो ये है कि रबर जो है, बट अगर वही फोर्स हम उस पर एक लिमिट से ज़्यादा लगा देते हैं तो वही रबर बैंड आपका टूट जाता है और वो अपनी शेप को खो देता है। ओके, सो रबर बैंड changes its shape when we apply an external force on it, ओके, यानी कि जब हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है and acquires its previous state again when the force is removed, यानी कि जब हमने वो फोर्स हटा लिया है तो ये फिर से अपने उसी स्टेट में आ जाता है वापस जिस स्टेट में था। ओके, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट is increased beyond a limit, it will break। यानी कि अगर हमने वो फोर्स एक लिमिट के आगे बढ़ा दिया तो जो हमारा रबर बैंड है वो टूट जाता है। सो बेसिकली रबर बैंड is an example of solid। ओके, ये तो आपका एक टॉपिक हो गया इसका रबर बैंड का। अब हमें एक और टॉपिक देखना है आपका शुगर सॉल्ट का। जैसे शुगर एंड सॉल्ट होते हैं आपके, जब आप उनको डिफरेंट जार्स में डालते हैं, मान लीजिए आपने उसको किसी एक छोटा डिब्बा है उसमें डाल दिया या आपने किसी उसको बड़े डिब्बे में डाल दिया तो वो उसी की शेप ले लेता है, नहीं, उसी की शेप में भर जाएगा पूरा डिब्बा। तो क्या बोलें कि वो अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, हम उनको सॉलिड नहीं बोल सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो शुगर एंड सॉल्ट जो होते हैं उनका एक जो इंडिविजुअल क्रिस्टल होता है वो अपनी शेप कभी चेंज नहीं करता है। आप कभी उसको बारीक से देखिए,
अपने आँख के पास ले जा करके छोटे से दाने को, जो चीनी का या नमक का हो, तो जब आप उसको देखेंगे वो जिस शेप का होगा, आप उसको अगर जार में डालेंगे तब भी वो उसी शेप का होगा। ओके, सो शुगर सॉल्ट आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल of solid state because these do not once again, because the shape of their crystal, their individual crystal does not change, यानी कि उनका जो एक इंडिविजुअल क्रिस्टल होता है, जो इंडिविजुअल दाना होता है, उसका जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है। तो हम बेसिकली नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है डब्बे के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर रही है नमक एंड चीनी, तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये सॉलिड है, ऐसा नहीं होता है। ओके, जो उसका एक कण है वो अपना साइज़ कभी चेंज नहीं कर रहा है। ओके, स्पॉन्ज की बात करें, सो स्पॉन्ज क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो आपके डिशवॉशिंग में भी यूज़ होते हैं। तो आपने क्या हुआ, कभी देखा होगा कि आप स्पॉन्ज को ऐसे पकड़ते हैं एंड उसको स्क्वीज़ करते हैं, यानी कि उसको अगर दबाते हैं तो वो एकदम दब जाता है, इकट्ठा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है साइज़ में। तो वो भी तो अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो क्या हम बोल दें कि स्पॉन्ज जो है वो आपका सॉलिड में नहीं आ रहा है? बट अगर हम उसको भी देखते हैं तो जैसे ही हम उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं वो आपका साइज़ में छोटा हो गया, एकदम सिकुड़ गया। बट वहीं जब हम जैसे ही हम अपने उस फिस्ट को एकदम ढीला छोड़ते हैं, यानी कि उस पर से लगे फोर्स को हटा रहे हैं, तो वो फिर से अपनी सेम पोजीशन में, सेम शेप में वापस आ रहा है। सो यूजुअली होता क्यों है कि स्पॉन्ज एकदम से स्क्वीज़ हो जाता है? क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि स्पॉन्ज जो होता है it contains minute pores। pores क्या होते हैं? जो छेद, जिसको हम छेद बोलते हैं। pores क्या होते हैं? आपके छेद। यानी कि क्या होता है कि स्पॉन्ज जो होते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हवा भरी होती है, filled with air, जिसमें हवा भरी होती है, जिस वजह से स्पॉन्ज जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही हम उसको स्क्वीज़ करते हैं तो वो सारी जो एयर होती है उसमें भरी हुई, वो सारी निकल जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा स्पॉन्ज है वो एकदम स्क्वीज़ हो जाता है, साइज़ में छोटा हो जाता है। बट जैसे ही हम उस फोर्स को हटाते हैं वो फिर से अपनी ओल्ड स्टेज में, अपनी ओल्ड शेप में वापस आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्ज जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट। स्पॉन्ज it is an example of solid state because it also recovers its old shape after removing the force, यानी कि जैसे ही हमने उससे अपना फोर्स हटाया वैसे ही जो है स्पॉन्ज आपका फिर से अपनी शेप में आ जाता है। तो ये जो है कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वहीं से मैंने आपको लेकर के ये एग्जांपल्स बताए हैं, शुगर सॉल्ट के, स्पॉन्ज के एंड रबर बैंड के। तो ये जो है हमारी सॉलिड स्टेट होती है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, बाउंड्रीज होती हैं एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। एग्जांपल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको सॉलिड हार्ड दिखाई देती है। ओके, बुक्स हो गया, पेन हो गया, स्टोन हो गया, रबर बैंड हो गया, आपका शुगर सॉल्ट हो गया, स्पॉन्जेस हो गए। ओके, सो देखिए सॉलिड्स के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स हैं। दीज आर वन सेकेंड, solids are incompressible, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते,
ये एक फैक्ट होता है। इसी फैक्ट की बेसिस पर जो है हम स्पॉन्ज को डाउट कर रहे थे कि वो जो है आपका पता नहीं सॉलिड होता है या नहीं होता है, बट जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो है बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कैसी होती है? निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। जैसा कि हमने बात करी थी ना कि जब हम बुक को प्रेस करते हैं तो वो अंदर तो नहीं चली जाती है ना, तो यही है, वो जो है अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। एंड ये जो होते हैं आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर बाउंड by very strong force of attraction. बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है उनके बीच में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स is very less। और ये बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, यानी कि वो एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, पास पास होते हैं बहुत ही ज़्यादा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? द मूवमेंट between the particles, movement between the particles is very slow। अगर हम सही से बोलें तो वो जो है अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, बस जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। आई होप आपको वाइब्रेट का मतलब पता होगा कि बस जगह पे ही एकदम वाइब्रेट टाइप से करते रहते हैं। ओके, सो उनके बीच में मूवमेंट जो होती है वो नियरली बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्लो होती है। यही रीज़न है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, वो अपनी जगह पे ही बने रहते हैं, हिलते नहीं हैं जगह से, अपनी शेप को बनाए रखते हैं, मेंटेन किए रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे सॉलिड्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सॉलिड स्टेट के बारे में। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि क्या होती है। नेक्स्ट स्टेट हमारी कौन सी है? लिक्विड स्टेट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। द लिक्विड स्टेट। Okay, so let's get started. So liquid state, इसकी भी हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे जो कि बुक्स वगैरह में दी होती है। The liquid state is a state which have fixed volume but not fixed shape। यानी कि जो आपकी लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट जो होती है उसमें आपके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट फिक्स्ड शेप नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब है ये जान लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए हमने वाटर लिया। ओके, वाटर। तो एक बात बताइए आप, चलिए ठीक है, आप जो है वाटर ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, वाटर, मिल्क, मैनी मोर थिंग्स। ओके, सो देखिए हम सभी जो है पानी लेते हैं, ठीक है। वाटर आपने लिया, आपने सबसे पहले क्या किया, उसको ग्लास में डाला। ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप का है। फिर आपने क्या किया कि उसी वाटर को आपने किसी बॉटल में डाल दिया, तो उसने क्या किया कि वो बॉटल की शेप का हो गया। फिर आपने क्या किया, उसको उठा के किसी जार में डाल दिया तो वो जार की शेप का हो गया। आपने उसको किसी बीकर में डाल दिया तो वो बीकर की शेप का हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के कि जो लिक्विड स्टेट होती है, जो वाटर होता है, वो आपका उसी पॉट की शेप ले लेता है जिसमें आप उसको डालते हैं। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट जो है वो नोट कर लेते हैं। लिक्विड
adapts the shape of any part in which we put it। यानी कि हम उसे जिस भी बर्तन में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। सो इससे हम बोल सकते हैं कि उसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती है। बट एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपने जो है शॉप से मिल्क लिया, ठीक है। मान लीजिए आप 1 लीटर वाला पैक लेकर आए। आपने क्या किया, उस पैक को खोला, आपने उसको भगोने में डाल दिया। अब आप एक बात बताइए, आपने उसको भगोने में डाल दिया तो वो भगोने की शेप उसने पकड़ ली, तो क्या वो 1 लीटर का दूध आधा लीटर हो गया भगोने में जाने के बाद? नहीं ना, वो 1 लीटर का दूध 1 लीटर का ही है। अब मान लीजिए आपने उसको भगोने में से उठा के किसी जार में डाल दिया, तो अब क्या उस जार में डालने के बाद वो 2.5 लीटर हो गया? नहीं ना, वो आपका 1 लीटर मिल्क था, वो आपका 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी पॉट में डाल दें। तो क्या है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहती है, बट उसकी शेप फिक्स नहीं रहती है। ये जो है हमारा लिक्विड होता है। ओके, सो इस क्या है कि फिक्स वॉल्यूम होती है बट इसका शेप फिक्स नहीं होता है। ये क्या करता है, आपका शेप चेंज करता है, फ्लो करता है, फ्लो शो करता है। सो क्या होता है कि इसको हम रिजिड नहीं बोल सकते। सो हम इसका सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट कैन शो फ्लो, 1 minute, it can flow and change its shape, so it cannot be called rigid। हम इसको rigid नहीं बोलेंगे। ओके, तो अगर हम इसको रिजिड नहीं बोलेंगे, ये आपका फ्लो करता है, तो उसके लिए भी तो कोई टर्म होनी चाहिए ना। तो उसके लिए टर्म होती है फ्लूइड, जिसको हम जो भी चीज़ें बह सकती हैं, जो भी चीज़ें अपनी वॉल्यूम फिक्स रखती हैं एंड शेप फिक्स नहीं रखती हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फ्लूइड। सो वी कॉल इट फ्लूइड। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, आई होप आप याद रखें इसको। ओके, सो वी कॉल इट फ्लूइड। अब हमने इसको जो है हम इसको फ्लूइड बोल रहे हैं। और क्या होता है एक चीज़ देखिए, द पार्टिकल्स इन लिक्विड are 1 minute more distant than solids। यानी कि क्या होता है कि जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूरी पर होते हैं जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स में हमने देखा था कि बहुत ही चिपके थे। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपको तीनों का ही एक ही फ्रेम में तीनों की ही जो है सिचुएशन दिखाएंगे, बट यहाँ पर हम सॉलिड के बारे में देख लेते हैं कि सॉलिड जो था, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स थे वो किस तरीके से थे। ओके, सो मान लीजिए सॉलिड में हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं कि ये एक दूसरे के पास बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं, लाइक दिस। ओके, सो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके सॉलिड में जो कि बहुत ही पास होते हैं। ऐसे ही हम आपको लिक्विड में भी बना के दिखाते हैं, तो आपकी जो है आपको क्लियरिटी रहेगी। यहीं पे बना देती हूँ। मान लीजिए ये हमारी बाउंड्री है, तो इसमें जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से होंगे, यानी कि हैं पास। बट अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड की अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ओके, क्योंकि सॉलिड में वो बस एक में ही चिपके हुए थे, वो एक दूसरे से हिल भी नहीं पा रहे थे। तो ये जो है हमारे लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर हैं जब हम सॉलिड्स को देखते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या था, पार्टिकल्स जो थे वो एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। अब एक बात बताइए, आपने एक पर्सन को बांध के रखा है,
दो पर्सन, एक को छोड़िए, आपने मान लिया 2 पर्सन हैं, उनको एकदम बांध के रखा है एक दूसरे के साथ एकदम रस्सी से, ओके। फिर क्या है, जब आप उनको बांध के रख रहे हैं तो वो एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे से मूवमेंट नहीं कर सकते। बट अगर आप उनकी रस्सी खोल के उन्हें थोड़ा दूरी पर बिठा देते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है मूव कर सकते हैं, ओके। सो द पार्टिकल्स शो मूवमेंट, ओके। पार्टिकल्स जो होते हैं शो मूवमेंट, 1 मिनट, शो मोर मूवमेंट देन सॉलिड्स, यानी कि वो जो हैं सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट शो करते हैं, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। अब मूवमेंट ज़्यादा है तो मैंने आपको एक डिफ्यूज़न वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना पिछले लेक्चर में। डिफ्यूज़न क्या था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब यहाँ पर इसकी मूवमेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड्स जो हैं दीज शो फास्टर डिफ्यूज़न देन सॉलिड्स, ओके। सो क्या होता है कि सॉलिड की अपेक्षा जो है हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो डिफ्यूज़न जल्दी करते हैं, एक दूसरे में जल्दी मिक्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब वाटर लेते हैं और उसमें आप मिल्क डालते हैं तो मिल्क आप डालते वो उसमें मिक्स हो जाता है, ओके। बट वहीं अगर हम सॉल्ट लेकर उसमें सैंड डालते हैं तो वो आपकी तब तक मिक्स नहीं होती जब तक आप उसको ऐसे उसको आप खुद मिक्स नहीं करते हैं, उसको आप ऐसे चलाते नहीं हैं, ओके। तब तक आप उसको जो है अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। सो ये हैं चीज़ें, ओके। एंड आपका 7th पार्ट क्या है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, all 3 can dissolve into liquids, अब ये क्या है, हमने क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या होता है कि जब हम जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर में हम कोई चीज़ घोलते हैं, जैसे क्या किया हमने, शुगर डाल दी वाटर में, यानी कि चीनी डाल दी। शरबत आप सभी ने पिया होगा ना, शरबत, शिकंजी वगैरह गर्मियों में, तो क्या होता है कि जब हम उसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी जो है हम धीरे धीरे जब हम उसको चलाते रहते हैं तो वो धीरे धीरे घुल जाती है। डिज़ोल्व करने का हिंदी में हम इसको यही बोलते हैं घुलना, डिज़ोल्व मतलब घुलना। तो क्या होता है कि जब हम चीनी डालते हैं तो वो घुल जाती है, ये आपका सॉलिड का एग्जांपल हो गया। अब लिक्विड का क्या है कि जैसे जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम मिल्क को वाटर में डालते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो एक तरीके से उसमें मिक्स हो गया ना, घुल गया है, तो उसको अब देखिए लिक्विड भी इसमें डिज़ोल्व हो गया है। अब गैस की बात करें तो गैस जो है हमारी एटमॉस्फेयर से आती है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस जो होती हैं ये हमारी जो वाटर होता है उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। एंड ये जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ में जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उस वाटर में जितनी भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसी ऑक्सीजन को वो ब्रीथ करते हैं, उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके जो है वो अपनी लाइफ को जीते हैं, अपनी लाइफ को चलाते हैं, ओके। सो जो गैशियस फॉर्म में जो सब्सटेंसेस लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं वो जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पर बात करी है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ओके। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर ये बनता है क्या कि डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स इज़ फास्टर देन सॉलिड्स। आई थिंक ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ,
ये आप बता चुकी थी, बट कोई नहीं, हटा देते हैं इसको, हम दूसरा पॉइंट देख लेंगे। ओके, सो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पर ये बता रही थी कि ये पॉइंट आपको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारे वाटर बॉडीज़ में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है वो जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाती है वाटर में, क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, बट या जितनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसी से जो है एक्वेटिक लाइफ पूरी चलती है। ओके, सो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे, किसके बारे में, लिक्विड्स के बारे में। आई होप कि आपको लिक्विड स्टेट के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो है ये हमारा डायग्राम शो करता है कि किस तरीके से उसमें जो एटम्स होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, एंड वो किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट जो होती है इनमें सॉलिड्स की अपेक्षा ये फास्टर मूव करते हैं। ओके, सो सॉलिड्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं हम इनको रिजिड नहीं बोल सकते हैं, इनको हमने एक एक्स्ट्रा स्पेशल नाम दिया है जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड को हम हिंदी में तरल बोलते हैं। ओके, तरल का मतलब है कि वो चीज़ जो बह सकती है, जो मूवमेंट शो कर सकती है। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम हमारे सॉलिड स्टेट एंड आपको लिक्विड स्टेट तक ही सीमित रखते हैं। गैसियस स्टेट के बारे में एंड स्टेट चेंज के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।